2019 में एक व्यक्ति ने अपने ड्राइवर से नेत्रावती नदी के एक पुल पर गाड़ी रोकने को कहा। वह कार से बाहर निकला और गायब हो गया। यवीजी सिद्धार्थ थे। यदि आपने पिछले 2 दशकों में भारत में कुछ समय बिताया है तो आप उनके काम को जानते हैं। वे देश के कॉफी कल्चर के प्रणेता थे, कैफे कॉफी डे के संस्थापक। कुछ साल पहले अपनी सफलता के शिखर पर उनकी व्यक्तिगत कुल संपत्ति 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई थी, जिससे वे देश के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। एक राष्ट्रव्यापी खुदरा नेटवर्क का निर्माता, एक ऐसा व्यक्ति जो एक अजेय खुदरा साम्राज्य को नियंत्रित करता था, अचानक एक विनाशकारी वित्तीय पतन में सब कुछ कैसे खो देता है। सिद्धार्थ ने कॉफी को मुख्यधारा में ला खड़ा किया। 1996 में चाय पीने वाले इस देश में उन्होंने पहला कैफे कॉफी डे खोला। उन्होंने घरों में इंटरनेट आम होने से बहुत पहले ही एस्प्रेसो और मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी, जिससे देश के युवाओं के लिए एक नया सामाजिक ठिकाना बना। उन्होंने इस साम्राज्य को शून्य से खड़ा किया। उन्होंने जमीन खरीदने के लिए अपने पिता से 7.5 लाख रुपए का कर्ज लिया और अंततः 150 साल पुराने कॉफी खेती के पारिवारिक इतिहास को एक विशाल बागान और व्यापार नेटवर्क में बदल दिया, जो आपूर्ति श्रृंखला के हर चरण को नियंत्रित करता था। यह चार्ट दिखाता है कि कैफे कॉफी डे कितना प्रभावशाली बन गया था। 2014 तक वे पूरे भारत में 1400 से अधिक स्थानों पर काम कर रहे थे। उनके सबसे करीबी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी कोस्टा कॉफी के पास केवल 170 स्थान थे। ऊपर से कंपनी एक ऐसी सफलता की कहानी लग रही थी जिसे रोका नहीं जा सकता था, लेकिन इस विकास को वित्त पोषित करने वाले वित्तीय तंत्र चुपचाप कंपनी की नींव को खोखला कर रहे थे। पहली बड़ी दरार थी अत्यधिक विविधीकरण। मुख्य कॉफी मुनाफे को फिर से निवेश करने के बजाय सिद्धार्थ ने पूंजी को अराजक, असंबंधित उपक्रमों, वेल्थ मैनेजमेंट फर्मों, लग्जरी रिसोर्ट्स और 120 एकड़ के ग्लोबल विलेज टेक पार्क जैसी विशाल रियल एस्टेट परियोजनाओं में लगा दिया। इन पूरी तरह से अलग व्यवसायों को चलाने से कंपनी का प्रबंधन दबाव की चरम सीमा तक पहुंच गया। सिद्धार्थ ने काम सौंपने से इनकार कर दिया और अपनी मजबूत लीडरशिप टीम के बिना ही इस विशाल साम्राज्य के संचालन को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित करने की कोशिश की। इस निरंतर विस्तार को निधि देने के लिए कंपनी का पूंजी ढांचा खतरनाक रूप से असंतुलित हो गया। यह चार्ट 2009 में 22% इक्विटी के मुकाबले 78% कर्ज को दर्शाता है, जो 2015 तक घटकर 9% इक्विटी और 91% कर्ज के घातक स्तर पर पहुंच गया। जबकि परिचालन लाभ स्थिर रहा, कुल कर्ज बढ़कर 4,600 करोड़ के चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गया। केवल उधार ली गई पूंजी से आक्रामक विस्तार एक बेहद नाजुक तंत्र बनाता है। ब्याज चुकाने के लिए भी इसे एकदम सही और निर्बाध बाजार स्थितियों की जरूरत होती है, जिससे गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सही स्थितियां कभी हमेशा नहीं रहती। पूरी तरह से कर्ज पर आधारित व्यवसाय ब्लैक स्वान घटनाओं यानी पूरी तरह से अप्रत्याशित बाहरी झटकों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। सिद्धार्थ के लिए पहला झटका उनके राजनीतिक संबंधों से आया। सिद्धार्थ DDK शिव कुमार सहित प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों से गहराई से जुड़े थे, जो राज्य चुनाव के एक तीखे विवाद के दौरान प्रतिद्वंद्वी राजनेताओं को सक्रिय रूप से बचा रहे थे। जब राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने जवाबी कार्रवाई की तो आयकर विभाग ने शिव कुमार के नेटवर्क को निशाना बनाकर आक्रामक छापेमारी की। उनके वित्तीय संबंधों के कारण जांचकर्ताओं ने अगले ही दिन सिद्धार्थ की 20 संपत्तियों पर छापा मारा और उन पर 650 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर लगा दिया। जैसे ही उन्होंने भारी टैक्स बिल चुकाने के लिए हाथ पांव मारे, देश को एक और बड़ा आर्थिक झटका लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस दिग्गज IL&FS एक बड़े धोखाधड़ी घोटाले में ढह गई। IL&FS की इस घबराहट ने भारत के बैंकिंग सेक्टर को तुरंत ठप कर दिया। केंद्रीय बैंक ने नियम कड़े कर दिए और कर्जदाताओं ने नया क्रेडिट देना पूरी तरह बंद कर दिया। सिद्धार्थ, जो पूरी तरह से पुराने कर्ज को नए ऋणों से चुकाने पर निर्भर थे, अचानक अपनी जीवन रेखा से कट गए। जब कोई उद्यम केवल उधार के पैसे के निरंतर प्रवाह पर चलता है, तो क्रेडिट बाजारों में अचानक आई स्थिरता एक अस्थायी तरलता संकट को तत्काल मृत्युदंड में बदल देती है। मनोवैज्ञानिक और वित्तीय दबाव असहनीय हो गया। कंपनी के शेयरों की गिरती कीमतों और टैक्स अधिकारियों द्वारा उनके खाते फ्रीज करने के बाद सिद्धार्थ ने अपनी कार से उतरकर नेत्रावती नदी के उस पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। इसके तुरंत बाद उनकी पत्नी मालविका ने मोर्चा संभाला। उन्हें भारी कर्ज चुकाने के लिए मजबूरन अपनी संपत्ति को औने पौने दामों पर बेचना पड़ा, कामकाज को तेजी से समेटना पड़ा और रियल एस्टेट और टेक निवेश के बड़े हिस्से को बेचना पड़ा। कैफे कॉफी डे ब्रांड को जीवित रखने का एकमात्र तरीका उस विशाल कर्ज से बने साम्राज्य को व्यवस्थित रूप से खत्म करना था, जिसे सिद्धार्थ ने जीवन भर बनाया था। तेजी से विस्तार स्थिरता का भ्रम पैदा करता है, लेकिन भारी ब्याज वाले कर्ज पर आधारित विकास की एक बड़ी संरचनात्मक कीमत चुकानी पड़ती है। एक लचीले व्यवसाय की पहचान संकट के समय झटकों को सहने की उसकी क्षमता से होती है, न कि केवल तेजी के दौर में उसकी विकास दर से। एक दूरदर्शी व्यक्ति ऐसा ब्रांड बना सकता है जो देश की संस्कृति बदल दे, लेकिन वित्तीय नियमों की अनदेखी किसी भी साम्राज्य को अंततः मिट्टी में मिला देती है।